हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी KR एजुकेशन का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की लेटेस्ट सैलरी के ऊपर। जी दोस्तों, जो भाई लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक जो है जिज्ञासा रहती है कि सिलेक्शन के बाद में कितनी सैलरी अपने को मिला करेगी। साथ ही जिस भाई की पे स्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं, इस महीने उनका 25,000 प्लस ओवर टाइम भी उनको मिला है। 8वें वेतन आयोग के बाद में आपकी बम्पर सैलरी होने वाली है और 5 साल बाद मिली खुशखबरी। दोस्तों वेटिंग यहाँ पे क्लियर हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे कई सारे साथियों का सिलेक्शन हुआ। वेटिंग के क्या कुछ रूल रहते हैं, 5 साल बाद भी कैसे वेटिंग यहाँ पे आ रही है और इसके आगे भी वेटिंग आने की उम्मीद है। ऐसे करो ग्रुप डी की तैयारी। जी दोस्तों, मैं आपको इसमें कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि ग्रुप डी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और ग्रुप डी से एलपी बनना बहुत ही आसान रहता है। उसका आपको मैं विद एग्जांपल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। दोस्तों आप भी रेलवे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट। बिना पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट के अगर कोई भाई तैयारी कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी कम होती जा रही है और यहाँ पे स्मार्ट स्टडी की आपको आवश्यकता है। बिना पीओक्यू प्रैक्टिस सेट आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम हॉल में आपका दिमाग एक तरीके से ब्लैंक हो जाएगा, आपका टाइम का मैनेजमेंट नहीं होगा, उसके अलावा आपको सारे क्वेश्चन नहीं लगेंगे, एग्जाम पैटर्न समझ में नहीं आएगा। इन सब का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, पीआईक्यू और प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे कुछ बेस्ट बुक्स आपको मैं बताने वाला हूँ जिनसे तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन यहाँ पे पक्का कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जीके जीएस के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से तैयार की गई है। 15 चैप्टर से 7100 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये बुक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसमें समाहित है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि चैप्टर ले लिया जाएगा, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है वो सारे कुछ, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए वो सारा आपको डिटेल के साथ में यहाँ पे मिल जाएंगे। इस चैप्टर से सिर्फ 352 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं और डिटेल से सोल्यूशन आप देखोगे तो हजारों की तादाद में यहाँ पे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो, पिछले सालों के पेपर प्रैक्टिस सेट आप करते हो तो आपका जो सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ऐसी कैसी बुक आपको मैथ और रीजनिंग की मिल जाएगी, तो यहाँ पे वही सारी कुछ चीजें हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। सारे कुछ पीआईक्यूज में समाहित है। बुक्स को डायरेक्ट बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देखिए। दोस्तों स्क्रीन पर आप एक पे स्लिप देख पा रहे जो कि जयपुर मंडल में भाई कार्यरत है उत्तर पश्चिम रेलवे में, और मार्च 2026 की एकदम लेटेस्ट पे स्लिप है। इधर आप देखोगे तो नाम वगैरह है, डेजिग्नेशन है, पॉइंट्समैन की ये पे स्लिप है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देखोगे तो 2013 की इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। और ये पे स्लिप सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा खासा ओवर टाइम को भुगतान यहाँ पे किया गया है। इनिशियल कोई भाई लगता है तो उसकी जो सैलरी है वो कितनी बनती है और उनको जो 8वें वेतन आयोग के बाद में कितनी इनिशियल सैलरी ग्रुप डी के अंदर होने वाली है उसकी रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। इनका बेसिक पेमेंट जो है 27,600 रुपए है, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग जो है काफी टाइम हो गया। इंक्रीमेंट बढ़ बढ़ के इनकी सैलरी इतनी हो गई है। इंक्रीमेंट की डेट एक साथ यानी जुलाई को इनका इंक्रीमेंट लगता है। इनिशियल कोई भाई लगता है तो उनकी जो बेसिक सैलरी है वर्तमान में 18,000 रुपए होती है और पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपका 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा तो उसमें कम से कम 2 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में आपका जो बेसिक है वो आपका 40,000 के आसपास यानी 36 से 40,000 के आसपास पहुंच जाएगा और सारे कुछ भत्ते उसके ऊपर लगेंगे। तो ऐसे में सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलेगी 8वें वेतन आयोग के बाद में। देखिए इनकी जो सैलरी बनी है 82,033 रुपए, बेसिक पेमेंट है, 58% डीए है, हाउस अलाउंस 10% है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहां तक कोई नहीं है, हर महीने जो सैलरी आती है वही है। लेकिन यहां से आप देखोगे तो इनका जो ओवरटाइम है वो बहुत तगड़ा बना है, यानी 5 पीरियड का इनका ओवरटाइम बना है। 12 घंटे की ड्यूटी में भाई जो है ड्यूटी करते थे, 12 घंटे के रोस्टर में, नॉन क्वार्टर थे इसलिए 5 दिन इनका वर्किंग डे था, 2 रेस्ट इनको मिला करते थे। लेकिन स्टाफ शॉर्टेज होने की वजह से इनको कई बार दोनों रेस्ट नहीं मिले किसी वीक में और कई बार एक रेस्ट इनका सस्पेंड होगा। अगर इनका एक रेस्ट सस्पेंड होता है, एक रेस्ट मिल जाता है, एक नहीं मिलता वीक में, तो 3253 रुपए होगा। दोनों रेस्ट सस्पेंड हुए तो इनका बना 7,318 रुपए। फिर अगर कभी एक रेस्ट सस्पेंड हुआ तो 3253 ओवर टाइम, और यहाँ पे दोनों रेस्ट सस्पेंड हुए तो 7,318। तो यहाँ पे आप लगा लो कि मोटा मोटा इनका जो ओवर टाइम है 28-29 हजार के आसपास पहुंच रहा है, सिर्फ एक महीने का ये ओवर टाइम है। तो इतनी सैलरी बहुत अच्छी खासी बन रही है कई सारी जगह। हालांकि मैं मानता हूं कि कई सारी जगह ओवर टाइम को भुगतान वगैरह नहीं किया जा रहा है, कई सारे दोस्त ऐसा बोलते रहते हैं लगातार। और कई सारी जगह जयपुर डिवीजन की खासतौर से मैं बात करूं तो यहाँ पे ओवर टाइम का जो है बराबर भुगतान किया जा रहा है। हर महीने की पे स्लिप में कोई ना कोई ओवर टाइम देखने को मिल रहा है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है 4,361 रुपए है। और देखिए पॉइंट्समैन की मैं खासतौर से बात करूं, रेलवे के अंदर जो ग्रुप डी की पोस्ट है कई सारे डिपार्टमेंट है और वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ अलाउंसेज एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलते हैं। अगर सारे कुछ अलाउंसेज अपन हटा देते हैं, बेसिक डीए टीपीए और एचआरए को अपन ऐड करते हैं, जैसे कि 18,000 बेसिक है और यहाँ पे आपका जो है 9-10 हजार के करीब आपका डीए बनेगा और इसके अलावा आपका एचआरए बनेगा और आपका टीपीए बनेगा। इन सबको मिला के अगर बात करें तो 35,000 के आसपास, 32 से 35,000 के आसपास आपकी सैलरी है कम से कम हर डिपार्टमेंट में आपको देखने को
मिलेगी। लेकिन जैसे मैं अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करूँ, ट्रैक मशीन के अंदर पूरे आपको 20-25 दिन का टीए मिलता है 625 रुपये पर डे के हिसाब से, तो वहां पे आपकी जो सैलरी है 10-15 हज़ार दूसरे डिपार्टमेंट से ज्यादा देखने को मिलती है। वही मैं पॉइंट्समैन की बात करूँ तो यहाँ पे ओवर टाइम और नाइट ड्यूटी अलाउंस देखने को मिलता है, जिससे आपकी सैलरी में और अच्छा खासा वेरिएशन हो जाता है। इसके अलावा मैं वर्कशॉप की बात करूँ तो वर्कशॉप के अंदर इंसेंटिव देखने को मिलता है। टीएल और एसी जो है वहां पे ओवर टाइम और जो है आपका एनडी वगैरह सारी कुछ चीजें देखने को मिलती है, जो भाई लोग इसके अंदर ट्रेवल करते हैं ट्रेन के अंदर। तो ऐसे में अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग अलाउंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हालांकि मेरी नजर में ग्रुप डी की सबसे बेस्ट पोस्ट जो है वो पॉइंट्स मैन है। हालांकि यहाँ पे इनिशियल कई सारी जगह 12 घंटे की ड्यूटी होती है, रोड साइड स्टेशन में ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे 3-4 साल के बाद में एलडीसी कोटे से आपका जो है प्रमोशन यहाँ पे किसी न किसी अच्छी पोस्ट पे हो जाता है। एक बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे माना जाता है। बाकी जीडीसी में सभी लोग एलिजिबल रहते ही है। तो ऐसे में इनका ओवर टाइम बना है और पॉइंट्समैन के जो रोस्टर होते हैं वो 3 तरीके के रोस्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं इंडियन रेलवे में। अभी एक 8 घंटे का है और एक 12 घंटे का और एक दूसरा भी 12 घंटे का है। इसमें आपको 4 घंटे जो है सप्ताह में 6 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी, एक रेस्ट मिलेगा। यहाँ पे सप्ताह में आपको 6 ड्यूटी करनी पड़ेगी, एक रेस्ट, और यहाँ पे सप्ताह में 5 ड्यूटी 2 रेस्ट। ये जो है लागू होता है आपका जहाँ पे क्वार्टर आपके पूल के आपके कोटे के अवेलेबल नहीं होते हैं। जहाँ पे आपके जिस स्टेशन में आपके कोटे के क्वार्टर अवेलेबल है तो 12 घंटे के रोस्टर में आपको एक ही रेस्ट दिया जाता है। यहाँ पे ओटी का मतलब है कि 8 की जगह अगर आप 12 घंटे ड्यूटी कर लेते हो तो 4 घंटे का ओटी बन जाएगा, या रेस्ट सस्पेंड होता है तो ओटी बन जाएगा। वही 12 घंटे में जैसे कि यहाँ पे एक रेस्ट मिलता है आपको नहीं मिलता है तो ओटी बन जाएगा। यहाँ पे 2 रेस्ट मिल गए, एक मिल गया एक नहीं मिला, या दोनों नहीं मिले तो आपका इस हिसाब से ओटी बनता रहता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस हिसाब से रेलवे ग्रुप डी की यहाँ पे सैलरी बनती है। ओवर टाइम तो मिनिमम मेनली जो है पॉइंट्समैन को ही भुगतान किया जाता है ग्रुप डी के अंदर, और बाकी डिपार्टमेंट में ओवर टाइम का भुगतान जनरली नहीं किया जाता है या नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 वेतन आयोग के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया फिटमेंट फैक्टर मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 2+ होना चाहिए। तो अभी 18,000 जो बेसिक है वो हो जाएगी आपकी 36,000 या 40,000 के आसपास। और ऐसे में आपके जो सारे कुछ भत्ते हैं वो इसके ऊपर लगेंगे, एचआरए हैं, टीपी हैं, सारे कुछ चीजें जो भी बेसिक पे डिपेंड करती है। आपकी ओवर टाइम की रेट है, आपकी नाइट ड्यूटी अलाउंस की रेट है, वो सारी कुछ चीजें बढ़ जाएगी। और मोटा मोटा एक मैं आपको आइडिया बताऊं तो अभी जो 35,000 के करीब जो सैलरी है वो आपके 50,000 प्लस आराम से यहाँ पे देखने को मिलेगी आफ्टर 8वें वेतन आयोग। जैसे कि जो भी चीजें यहाँ पे चल रही है उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा ग्रुप डी के अंदर किस हिसाब से सैलरी बनती है। इनका जो डिडक्शन हुआ 27,530, जिसमें से ये आपकी इनकी डिडक्शन है, और एक इनकी जो है किस्त वगैरह चल रही है, लोन वगैरह लास्ट किस्त रही है, और इनका 54,000 रुपए यहाँ पे नेट पेमेंट किया गया। तो आप देखोगे ग्रोस पे सैलरी जो है ग्रुप डी के अंदर अगर 82,000 के करीब सैलरी मिल रही है तो बहुत अच्छा खासा पेमेंट आपको इसको मान सकते हैं। और इसमें आपको हर महीने इनको ओवर टाइम पे देखने को मिल रहा है, तो सैलरी इनकी जो है 60-70,000 प्लस हर महीने देखने को मिल रही है। अब देखिए दोस्तों 2019 की जो ग्रुप डी की भर्ती थी वहां पे कई सारे दोस्तों का वेटिंग क्लियर हुई है, और उनका जो है यहाँ पे सिलेक्शन जो है 144 जो कैंडिडेट्स है, और पीडब्ल्यूडी जो है 17 कैंडिडेट्स है। तो ऐसे में टोटल जो अगर मोटा मोटा बात करें तो 160-65 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, तो उनको बहुत अच्छी खुशखबरी यहाँ पे मिली है। तो देखिए तक पूरी 100% पोस्टें नहीं भर जाती है, यहाँ पे पैनल आपके जारी रहेंगे। अब इनमें से भी जैसे 160-65 जो कैंडिडेट्स है ये सारे कुछ ज्वाइन नहीं करते हैं यहाँ पे, फिर जो ज्वाइन करके छोड़ देते हैं तो इनकी जगह भी दूसरे लोगों को फिर से मौका दिया जाएगा। तो ये लगातार जब तक 100% पोस्टें फिल नहीं हो जाती तब तक ऐसा चलता रहेगा। आपका वेटिंग का रूल यहाँ पे बदल गया है। पहले 1.5 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे पास किया जाता था, उनमें से जो भी कैंडिडेट्स वेकेंट रह जाती थी उनको भर लिया था, लेकिन अभी 1 बाय 1 के रेशो में जो है लोगों को सिलेक्शन लिया जाता है। जैसे कि 1000 पोस्ट है तो 1000 लोगों को डीयू मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। वहां पे जितने भाई डीयू नहीं पहुंचेंगे, जो डीयू बाहर हो गए या मेडिकल बाहर हो गए, तो जितने लोग बाहर हुए उनकी जगह नए जो पैनल निकाल दिया जाएगा। या फिर 1-1.5 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर जो साथी जिन्होंने जॉब वगैरह छोड़ दी या किसी भी टाइप से रिजाइन मार दिया या डीयू में उपस्थित नहीं हुए, कई सारी चीजें जिनकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं, तो उनकी जगह जो भी जगह बनती है उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाता है उस। अब देखिए दोस्तों रेलवे के अंदर लोको पायलट बनना बहुत ही आसान है। चाहे आप कोई सी भी 50% कोटे की एलडीसी कोटे की वैकेंसी आती है लोको पायलट की, एक एक डिवीजन से, मैं जोन नहीं बोल रहा, एक एक डिवीजन से 600 600 700 700 करीब वैकेंसी आपको देखने को मिलती है लोको पायलट की। इसके अलावा जीडीसी के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पे देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे का कल की डेट में यहाँ पे नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, जिसमें लोको पायलट की जो पोस्ट है वो है यहाँ पे देखिए 851 पोस्ट है। बहुत शानदार पोस्ट है। अगर आपने आईटीआई वगैरह कर रखी है, अप्रेंटिसशिप कर रखी है और आप रेलवे में ग्रुप डी में एंट्री कर जाते हैं और आपका सपना है लोको पायलट बनने का, डायरेक्ट भर्ती से आप लोको पायलट नहीं बन पाते हो, तो यहाँ पे ग्रुप डी से आप बहुत इजीली यहाँ पे लोको पायलट बन जाओगे। काफी अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज लोको पायलट की यहाँ पे देखने को मिलती है।
इसके अलावा हाल ही में सेंट्रल रेलवे का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, हालांकि ये रद्द हो गया है सिलेबस वगैरह में चेंजेस के कारण, तो जल्द दोबारा से जारी किया जाएगा। इसके अंदर भी 14 नंबर पे असिस्टेंट लोको पायलट किया है, तो यहाँ पे 908 पदों पे आपके लोको पायलट की भर्ती होने जा रही है। तो यहाँ पे एलडीसी कोटे से हो या फिर जीडीसी कोटे हो, सभी भाइयों को यहाँ पे मौका दिया जाता है जो ग्रुप डी में हो। और यहाँ पे जीडीसी के अंदर तो आपकी सर्विस का क्राइटेरिया भी नहीं मांगा जाता, और एलडीसी में भी सर्विस का क्राइटेरिया नहीं मांगा जाता। तो ऐसे में लोको पायलट बनना बहुत बहुत आसान रहता है ग्रुप डी से। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आप जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों शेयर जरूर करें। थैंक यू।